हिंदुस्तान ये वो धरती है जिसे आबाद कराने के लिए कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। 200 साल तक गुलामी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आया। वो था मोहनदास करमचंद गांधी। वो जो हो नहीं सकता, वो जो गांधी ने करके दिखाया। अपनी अहिंसावादी सोच के चलते उन्होंने पूरे भारत को एक किया और बिना लड़े भारत को आज़ादी दिलाई। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था, मैंने अपने पूरे जीवन में हमेशा महात्मा गांधी को अपनी प्रेरणा के रूप में देखा है, क्योंकि वह उस तरह के परिवर्तन का प्रतीक है जो सामान्य होने पर भी नहीं किया जा सकता। लोग असाधारण काम करने के लिए एक साथ आते हैं। यही कारण है कि उनका चित्र मेरे सीनेट कार्यालय में लगा हुआ है। आज गांधी जी भारत के लोगों के बीच में बड़ी प्रेरणा नहीं है। हालांकि उनका मकसद राजपाट करना नहीं बल्कि अपने देश को आज़ाद कराना था। लोग गांधी के बारे में गलत विचार भी रखते हैं क्योंकि वो पूरा इतिहास और सही बातें नहीं जानते। मैं ये वीडियो उन 5 सवालों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश में बना रहा हूँ जिसका जवाब आज पूरी दुनिया जानना चाहती है। सो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, गांधी वर्सेस बोस। भारत के इतिहास में ये बात सब जानते हैं कि भारत को स्वतंत्र कराने में सबसे बड़ा हाथ गांधी जी और उनकी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। लेकिन बहुत से लोग इसे डिनायर करते हैं और कहते हैं कि भारत को आज़ादी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज ने दिलाई। इसी कारण बहुत से लोग मन में ये बात रखते हैं कि आखिर गांधी और बोस के बीच में क्या मतभेद थे। इस कहानी की शुरुआत सन 1920 में होती है जब बोस इंग्लैंड में थे। उस वक्त वो सिर्फ 23 इयर्स के थे। उनकी जॉब भी इंग्लैंड में ही थी। 100 साल से ज़्यादा गुलामी के बाद भारत में 1920 में एक नई उम्मीद की किरण निकलकर सामने आई जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बोस गांधी की हर बात और सारे मूवमेंट पर नज़र रखे हुए थे। वे भले ही इंग्लैंड में थे लेकिन उनका दिल और पूरा ध्यान भारत में था। वो भी चाहते थे कि मेरा भारत अब आज़ाद हो। इसी के चलते 23 अप्रैल 1921 को बोस सब कुछ छोड़ छाड़ के भारत वापस लौट आए स्वतंत्रता की इस लड़ाई में शामिल होने के लिए। गांधी से जब उन्होंने मुलाकात की तो जब बोस को उन्होंने बंगाल में काम सौंपा। इसके बाद सिर्फ 26 साल की उम्र में ही बोस को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। यहाँ तक का सफ़र तय करने के बाद बोस अब सबके पसंदीदा हो चुके थे। जितना लोग गांधी को पसंद करते थे अब उतनी ही रिस्पेक्ट बोस को भी मिलने लगी। लेकिन इन दोनों के विचार तब अलग हुए जब बोस ने वॉयलेंस बातें करनी शुरू कर दी। बोस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर सीधा एक्शन लेना शुरू कर दिया, लेकिन गांधी नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। वो जानते थे कि अगर अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए तो हमें अहिंसा के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। हम इनसे लड़ नहीं सकते, हमें बिना लड़े आज़ादी लेनी होगी। गांधी जी कहते थे, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। बोस और गांधी की इस अलग सोच की वजह से ही कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। कुछ लीडर्स बोस की तरह सोचने लगे तो कुछ अभी भी गांधी की सोच में बिलीव करते थे। इसी कारण गांधी को ये बात सताने लगी कि बोस की हिंसावादी सोच के कारण भारत की आज़ादी हाथ से ना निकल जाए। इसी कारण गांधी अब बोस की जगह किसी और को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ईयर 1939 में जब इलेक्शंस होने थे तब गांधी ने
अपने खुद के कैंडिडेट के रूप में सीतारमैया को बोस के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन रिजल्ट बोस के फेवर में आया। जहां सीतारमैया को 1376 वोट मिले, वहीं बोस को 1575 वोट मिले। अब बोस फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन चुके थे, लेकिन यहाँ गांधी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने दुख भरे शब्दों में कहा कि ये सीतारमैया की हार नहीं, ये तो मेरी हार है। आगे जाके बोस को भी ये लगने लगा कि बापू नहीं चाहते कि मैं पार्टी का अध्यक्ष रहूं। इसी वजह से बोस ने खुद ही अपने प्रेसिडेंट पद से रिज़ाइन कर दिया और वो जापान चले गए अपनी आज़ाद हिंद फौज बनाने। गांधी ने कभी भी बोस को अपने से अलग नहीं माना और उन्होंने कभी भी उनको फोर्स नहीं किया कि वो पार्टी से रिज़ाइन करें। बस गांधी इस बात से डरते थे कि हिंसावादी सोच के चलते आज़ादी नहीं मिलेगी। वो चाहते थे कि सभी अहिंसावादी सोच से चलें ताकि हमारे देश को आज़ादी जल्द से जल्द मिले। गांधी और बोस के बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं थी, बस उनकी सोच अलग अलग थी। गांधी बोस को अपना बेहतरीन शिष्य मानते थे, वहीं बोस भी गांधी को अपने बापू की तरह मानते थे। वो दोनों एक दूसरे का काफ़ी आदर और सम्मान करते थे। वो बोस ही थे जिन्होंने गांधी को सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन कहा। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी के दो स्तंभ माने जाते थे और भारत की आज़ादी के दो प्रमुख कारण भी। 1946 में अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से भारत को छोड़ने का मन बना लिया था। एक अंतिम सरकार बनाने का भी आदेश दे दिया था। साथ ही ऐलान हो गया था कि जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री भी होगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अचानक से 1946 में मौलाना आज़ाद एक पत्र जारी करते हैं और कहते हैं कि अब वो अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते। जानकारों के मुताबिक यह भी माना जाता है कि मौलाना आज़ाद को रिज़ाइन कराने के लिए गांधी ने ही कहा था, क्योंकि वो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। चुनाव के रूल्स के हिसाब से 15 चुनाव प्रांतीय कमेटियां बिठाई गई। अध्यक्ष पद के कैंडिडेट के रूप में सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी और सीतारमैया थे। गांधी जी का पूरा जोर नेहरू को ही जिताने का था, लेकिन 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले, वहीं बचे 3 वोट कृपलानी और सीतारमैया को मिले। यहाँ पे गांधी चिंता में आ गए, क्योंकि अब कांग्रेस का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनना था और ये तय हो चुका था कि जो अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री भी होगा। लेकिन गांधी को सरदार पटेल के प्रधानमंत्री बनने पर कोई परेशानी नहीं थी। दिक्कत थी तो नेहरू की, क्योंकि गांधी जानते थे कि नेहरू सेकंड पोजीशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब गांधी जी के हाथ में चुनाव के रिजल्ट आए तो वो चिंतित थे। ये देखकर आचार्य कृपलानी और सीतारमैया ने अपना नाम खुद ही वापस ले लिया। फिर जब गांधी ने सरदार पटेल की तरफ देखा तो वो भी समझ गए। सरदार पटेल ने भी अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जानते थे कि सरदार पटेल मेरी हर बात सुनते हैं। सरदार पटेल को गांधी का आइडियल शिष्य भी माना जाता था। नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का कारण सिर्फ नेहरू का रूठ जाना था, क्योंकि वो कभी भी सेकंड पोजीशन नहीं चाहते थे। गांधी को डर था कि अगर नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो वो कांग्रेस तोड़ देगा, और अगर कांग्रेस टूटी तो पूरा देश टूट जाएगा और अंग्रेज़ हम पर फिर से कब्जा कर लेंगे। इसी कारण नेहरू को देश का सबसे पहला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। नंबर 3,
महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? 17 दिसंबर 1928 पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या का दोषी करार देते हुए भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन बार बार एक ही सवाल उठता है कि महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, उन्हें बचाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी ने उन्हें बचाने की कोशिश तो पूरी की, लेकिन वो बचा नहीं पाए। क्या वाकई ये सच है या बात कुछ और ही है? गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच सिर्फ आंदोलनों की लड़ाई थी। किसी भी रूप से गांधी हिंसा नहीं करना चाहते थे और न ही देशवासियों से इसकी उम्मीद करते थे। लेकिन भगत सिंह ने कुछ ऐसा किया कि परिस्थितियां बिगड़ गईं। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने अंग्रेजी अफसर सॉन्डर्स को मार गिराया। फिर 18 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम धमाके कर दिए। इससे गांधी काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये गलत है। आखिरकार भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। बम फेंकने के दोषी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और फिर 7 अक्टूबर 1930 को सॉन्डर्स की हत्या का दोषी पाते हुए कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई। लेकिन महात्मा गांधी ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इन्हें फांसी हो। 18 फरवरी को गांधी ने वॉइसरॉय से बात की, जिसमें महात्मा गांधी ने वॉइसरॉय से कहा कि उन्हें भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रोक देनी चाहिए। यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा, वॉइसरॉय ने उनसे कहा है कि फांसी खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन उसे कुछ टाइम के लिए टाला जा सकता है। लेकिन वॉइसरॉय अपनी बात पर कायम नहीं रहे और 24 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी मुकर्रर कर दी गई। 19 मार्च को महात्मा गांधी ने वॉइसरॉय इरविन के सामने फिर से मुद्दा रखा कि भगत सिंह की फांसी को टाला जाए, लेकिन इरविन ने इनकार कर दिया। गांधी ने भगत सिंह की फांसी रोकने के लिए कानूनी रास्ते भी तलाशे। गांधी के सामने बड़ी परेशानी ये थी कि ये क्रांतिकारी खुद ही अपनी फांसी का विरोध नहीं कर रहे थे। गांधी एक कोशिश में थे कि भगत सिंह और उनके साथी एक वादा कर दें कि वो आगे हिंसक कदम नहीं उठाएंगे। इसका हवाला देकर वो अंग्रेजों से फांसी की सज़ा रुकवा लेंगे। गांधी ने इसके बाद भी कोशिश जारी रखी। उन्होंने आसिफ अली को लाहौर में भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने भेजा। वो बस एक वादा चाहते थे कि भगत सिंह और उनके साथी हिंसा का रास्ता छोड़ दें। इससे वो अंग्रेज़ों के साथ बात कर सकेंगे। लेकिन आसिफ अली और भगत सिंह की मुलाकात ना हो सकी। आसिफ अली ने लाहौर में प्रेस में बताया, मैं दिल्ली से लाहौर आया ताकि भगत सिंह से मिल सकूं। मैं भगत सिंह से एक चिट्ठी चाहता था जो रिवॉल्यूशनरी पार्टी में एक साथियों के नाम होती, जिसमें भगत सिंह अपने क्रांतिकारी साथियों से कहते कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दे। मैंने भगत सिंह से मिलने की हर मुमकिन कोशिश करी, लेकिन कामयाब ना हो सका। एक और झटका लगने के बाद भी गांधी कोशिशों में लगे रहे। 26 मार्च से कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू होना था। गांधी को इस अधिवेशन में जाने के लिए निकलना था, लेकिन 21 मार्च 1931 में न्यूज़ क्रॉनिकल में रॉबर्ट बर्जन ने लिखा, गांधी कराची अधिवेशन के लिए रवाना होने में देर कर रहे हैं ताकि वो भगत सिंह की सज़ा रुकवाने पर वॉइसरॉय से बात कर सके। 21 मार्च को गांधी और इरविन की मुलाकात हुई। गांधी ने इरविन से फिर भगत सिंह की सज़ा रोकने की मांग की। 22 मार्च को फिर से गांधी और इरविन की मुलाकात हुई। इरविन ने वादा किया कि वो इस पर विचार करेंगे। 23 मार्च को
यानी फांसी की तारीख से एक दिन पहले गांधी ने इरविन को एक चिट्ठी लिखकर कई कारण गिनाए इस सज़ा को रोकने की अपील के लिए। लेकिन 23 मार्च की शाम को सज़ा की मुकर्रर तारीख से एक दिन पहले ही भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। 24 मार्च 1931 को गांधी कराची पहुंचे। तब तक भगत सिंह की मौत की खबर फैल चुकी थी। वहां खड़े नौजवान भगत सिंह जिंदाबाद और गांधी के विरोध में नारे लगा रहे थे। उन लोगों का आरोप था कि गांधी ने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया। गांधी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र करते हुए कहा, किसी खूनी, चोर, डाकू को भी सज़ा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था। ऐसा शक करने की तो कोई वजह ही नहीं हो सकती। मैं वॉइस रॉय को जितनी तरह से समझा सकता था मैंने समझाया। मैंने हर तरीका आजमा कर देखा। 23 मार्च को मैंने वॉइस रॉय के नाम एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें मैंने अपनी पूरी आत्मा उंडेल कर रख दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार हुईं। इन सारी कोशिशों को देखने के बाद ऐसा तो कहीं नहीं कहा जा सकता कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो इसे रुकवा नहीं पाए। नंबर 4, महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को अलग क्यों किया? गांधी के बारे में कई किताबों को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि गांधी कभी बंटवारे के समर्थन में थे ही नहीं। सारे जहां से अच्छा गीत लिखने वाले मोहम्मद इकबाल ने 1930 में सबसे पहले मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग उठाई थी। जिन्ना उस समय राजनीति से कुछ दूर थे, लेकिन इकबाल ने उनसे मुसलमानों के नेतृत्व करने के लिए मांग की। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मांग को आगे बढ़ाया। 1933 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान रहमत अली ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान का जिक्र किया। उस समय के साथ ही मांग आगे बढ़ती रही। 1937 में हुए हिंदू महासभा के अधिवेशन में वीर सावरकर ने कहा था, भारत आज एक यूनिटेरियन और समरूप राष्ट्र नहीं हो सकता है। यहाँ 2 राष्ट्र होंगे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। 1945 में सावरकर ने फिर से 2 राष्ट्र के सिद्धांत की बात की। उन्होंने कहा, 2 राष्ट्रों के मुद्दे पर मेरा जिन्ना से कोई मतभेद नहीं है। अब हिंदू अपने आप में ही एक राष्ट्र हैं और ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। सबके विपरीत गांधी कभी भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे। गांधी और कांग्रेस ने बंटवारे के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद कई इलाकों में भारत में मुस्लिम और हिंदू के दंगे हुए, लेकिन 1946 में हुए चुनावों ने परिस्थितियां बदल दी। इन चुनावों में कांग्रेस को 923 और मुस्लिम लीग को 425 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को पंजाब और बंगाल में अच्छी खासी सीटें मिली। इसके बाद पाकिस्तान की मांग तेज़ हो गई। 5 अप्रैल 1947 को गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा कि वो जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन भारत का विभाजन नहीं किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार शाजिब जिलानी के मुताबिक जिन्ना को असुरक्षा थी कि वो प्रधानमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदू बहुसंख्यक चुनावों में उन्हें वोट नहीं देंगे। ऐसे में सत्ता वापस हिंदुओं के हाथ में चली जाएगी। जिन्ना गांधी को भारत के नेता की तरह न देखते हुए हिंदुओं के नेता की तरह देखते थे। जिन्ना अपनी मांग पर अड़े रहे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के नेताओं को 2 देश बनाने के लिए राजी कर लिया। गांधी को इस सब के बारे में बाद में पता चला था। भारत की आज़ादी बंटवारे के साथ ही हुई थी। गांधी आज़ादी के किसी भी जश्न में शामिल भी नहीं हुए। वो बंगाल में हो रहे दंगों को संभाल रहे थे।
गांधी ने कहा था कि यहाँ के दंगे शांत होने के बाद वो पाकिस्तान भी जाएंगे। इसके लिए वो कोई पासपोर्ट नहीं लेंगे क्योंकि पाकिस्तान भी उन्हीं का देश है और अपने देश में जाने के लिए उन्हें कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। हालांकि इससे पहले उनकी हत्या कर दी गई। गांधी भारत के बंटवारे के कभी समर्थन में नहीं थे, लेकिन परिस्थितियों के चलते भारत का बंटवारा हुआ। नंबर 5, नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा। इस जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। मौत के बाद जर्नलिस्ट और नोवेलिस्ट जॉर्ज ऑवेल ने कहा, अपनी अहिंसावादी सोच से देश को आज़ाद कराने वाले इंसान को किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि अपने ही देश के किसी व्यक्ति ने मार दिया। देश की आज़ादी के बाद मुस्लिम पक्ष में पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर बहुत बड़ी लहर चलना शुरू हो गई थी, लेकिन गांधी जी ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन काफ़ी दंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर के कारण पाकिस्तान अलग हुआ, लेकिन उनकी मांगे अभी भी कम नहीं हो रही थी। उनको हिंदुस्तान से बराबर का हिस्सा चाहिए था। इसके चलते पाकिस्तान को भारत ने 75 करोड़ रुपए देने का फैसला किया, जिसमें से उन्हें 20 करोड़ पहले ही दे दिए गए थे। बचे 55 करोड़ देने बाकी थे, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें देखकर जवाहरलाल नेहरू ने बाकी बचे पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके बीच गांधी कुछ नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि हिंदुस्तान के टुकड़े होने के बाद वह पूरी तरह से टूट चुके थे। पाकिस्तान की मांग थी कि हमें बाकी के पैसे दे दिए जाएं, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर राज़ी नहीं थी। इसके कारण पाकिस्तान में काफ़ी दंगे हो चुके थे। हिंदू और सिखों को मारा और काटा जा रहा था। ये गांधी से देखा नहीं गया और उन्होंने कहा, ये पैसे मेरे लोगों से बढ़कर नहीं हैं, पाकिस्तान को बचे हुए पैसे दे दिए जाएं। लेकिन कांग्रेस इसे लेकर राज़ी नहीं थी। आखिर में गांधी जी अपने आखिरी अनशन पर बैठ गए, जो कि मुस्लिम्स के हित में था, क्योंकि गांधी जी अब और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते थे, क्योंकि मुस्लिम्स पहले ही बंटवारे के लिए द ग्रेट कलकत्ता किलिंग करा चुके थे। अब और नहीं। गांधी की अनशन की वजह से पाकिस्तान को बचा हुआ फंड दे दिया गया। उधर गोडसे, जो कि आरएसएस को ज्वाइन कर चुके थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि गांधी जी ने मुस्लिम्स को सपोर्ट किया। आखिर में गोडसे ने ठान लिया, अगर हिंदुत्व को बचाना है तो गांधी को मारना जरूरी है। पहला प्रयास फेल होने के बाद गोडसे ने खुद गांधी को सामने से मारने की ठान ली। इस जनवरी 1948 जब गांधी जी रोज़ाना की तरह प्रार्थना सभा में जा रहे थे, जाते जाते वो बहुत लेट हो चुके थे। दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी के इंतज़ार में काफ़ी लोग थे। गांधी जी जैसे ही पहुँचे तो अचानक से हलचल हुई कि बापू आ गए। अपनी दोनों भतीजियों के कंधे के सहारे चलते चलते गांधी जी आगे बढ़े। उसी वक्त खाकी पोशाक पहने गोडसे गांधी जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ा तो उसे रोक दिया गया और कहा गया कि बापू पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं, रास्ते से हट जाओ। तभी अचानक से गोडसे ने अपने हाथ में छुपाई बरेटा एम पिस्तौल निकाली और गांधी जी के सीने में गोलियां दाग दी। करीब 3 गोलियां लगने के बाद गांधी जी की मौत हो जाती है और यहाँ होता है सदी के महानायक का अंत। इसके बाद गोडसे को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जिसने गांधी को मारा वो भी गांधी से ही प्रेरित था। पाकिस्तान को महात्मा गांधी ने अलग नहीं किया, पाकिस्तान तो आज़ादी के साथ ही अलग हुआ था। इसके वो हमेशा खिलाफ थे कि मेरे भारत को मत तोड़ो, जबकि पाकिस्तान को तो अंग्रेज़ों ने ही अलग किया था। सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी के बारे में
ऐसी कई बातें फैलाई जाती है जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। भारत का एक बड़ा समुदाय गांधी को विलन साबित करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में कई सारी ऐसी झूठी बातें फैलाई जाती है जिससे गांधी को विलन साबित किया जा सके। बार बार गांधी को ये बताया जाता है कि गांधी गलत हैं और भारत को बर्बाद करने में उन्हीं का हाथ है, लेकिन हमारा भारत तो कभी बर्बाद था ही नहीं। हमारा भारत तो हमेशा से आबाद था, आबाद है और आबाद ही रहेगा। गांधी को हमेशा विलन के रूप में ही बताया गया है कि वो विलन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया की बातों में आप सब भी ना आए। आप चाहें तो गांधी के ऊपर कई सारी बुक्स भी हैं, आप उन्हें जाके पढ़ें और गांधी के बारे में सोचें और जानकारी प्राप्त करें, जिससे आपको भी सच बातें पता चलेंगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी सोच और आपके विचार गांधी के बारे में आप ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।